चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 काफी मेन चैप्टर है हमारे बीकॉम में भी, क्लियर, और एमकॉम में भी कहीं ना कहीं इसका आता है, क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन यहाँ तक कि CA कोर्स में भी है, क्लियर। जितना CA कोर्स में उतना ही ठीक से बीकॉम में भी और एमकॉम में भी है। तो आज हमारा जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, क्लियर। अब इस हल्का से इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया क्यों, क्या पर्पस था इसके आने का, क्लियर। चलो देखिए, जैसे समझिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आने के पीछे क्या पर्पस है, क्लियर। जब मान चलिए कि 1926 या उससे पहले क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का मालिक होगा एम्प्लॉयर, कोई एक एम्प्लॉयर है, क्लियर, और कंपनी में कई सारे लेबर्स या वर्कर्स, जिसको हम कहते हैं जो काम करने वाले, जो वर्क फोर्स लगाने वाले हैं, लेबर या वर्कर्स, ऐसे कई सारे होते हैं उस कंपनी को जो मतलब कि आगे लेके जाते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं, अपनी एफर्ट्स देते हैं, उसको हम वर्कर कहते हैं। तो वर्कर कई सारे हो सकते हैं, क्लियर। जैसे कि मान के चलिए कुछ वर्कर्स हो गए, हम 4 वर्कर्स बना दिए हमने। ये 4 वर्कर्स क्या करते हैं, मान के चलिए ये कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। इसकी इंडस्ट्रीज है, इसके फैक्ट्री में क्या करते हैं, वो काम करते हैं ये वर्कर्स, क्लियर। इनका नाम लेते हैं, लाइक ये मिस्टर A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D, ये मिस्टर X है, क्लियर, एम्प्लॉयर। अब क्या होता है कि वर्कर्स जो होते हैं वो खूब एफर्ट्स देते हैं, वो 12 घंटे काम करते हैं, 12 आवर काम करते हैं, और 12 आवर काम करने के बाद फिर उनको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, या फिर उनको इनकी इनकम मिलती है, कुछ भी पेमेंट होती है उनकी। अब क्या होता है, मान चलिए इसमें से मिस्टर ए जो है, उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि उसने जितना काम किया, ऐसे 12 आवर उसने वर्क किया, अपना एफर्ट 12 आवर कर दिया, लेकिन उसको जो इसके बदले में जो इनकम या पेमेंट मिली है या वेजेस मिली है, वो कहीं ना कहीं 6 आवर के हिसाब से है। ऐसे उसको रियलाइज हुआ कि उसको पेमेंट उसके काम के अकॉर्डिंग कम मिल रही है। इस चीज को लेकर के वो मान के चलिए जाता है किसके पास, एम्प्लॉयर्स के पास। एम्प्लॉयर्स कहता है कि आप मेरा जो वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर काम करने का समय जो है वो कम कर दीजिए, या फिर मेरी जो पेमेंट है उसको इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 12 घंटे 12 आवर वर्क किया है, लेकिन मेरी जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं हाफ हुई है मुझे। तो मेरी पेमेंट आप इंक्रीज कर दीजिए, या तो फिर मेरी वर्किंग आवर जो है उसे कम कर दीजिए कुछ। इस बात को लेकर के मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स ये जो एम्प्लॉयर है, वो कहते हैं नहीं, आपको जो पेमेंट हुई है वो एकदम सही हुआ है, आपने जितना वर्क किया है, जितना एफर्ट दिया, जितना प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपको आपकी वेजेस मिली है, क्लियर। तो वो इसकी बात को क्या करता है, रिफ्यूज करता है और इग्नोर करता है। या फिर ये प्रॉब्लम मिस्टर ए को ऐसा लगा, कुछ दिन बाद बी को भी ऐसी महसूस हुआ, कुछ दिन बाद सी को, डी को, ऐसे हुआ। सब एक एक करके एम्प्लॉयर के पास गए और सबकी बात को क्या किया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। अब इससे परेशान होकर के, अब जब ABCD को ऐसा फील हुआ कि हमारे साथ मिसयूज हो रहा है, हमारे वर्किंग जितना हम वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वेजेस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो इनके सामने 2 ऑप्शन था, एक तो काम छोड़ देने का, और एक कुछ ना कुछ इनके अगेंस्ट में कुछ वर्क करना। तो मान लीजिए ये वर्क करते हैं कुछ अगेंस्ट, ये क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। लाइक इन्होंने क्या सोचा कि हम A, B, C और D हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें एक हमारा मेंटर या लीडर कह सकते हो आप, लीडर होगा मिस्टर ए, मान लेते हैं मिस्टर ए हमारा क्या हो गया, लीडर होगा, जो क्या करेगा, एक नोट बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा किस चीज की, हमारे प्रॉब्लम्स की। उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स लिखे होंगे। ये प्रॉब्लम्स लेकर मिस्टर ए किसके पास जाएगा, एम्प्लॉयर के पास, क्लियर, समझना। मिस्टर ए किसके पास जाएगा, एम्प्लॉयर के पास जाएगा, और ये सारे लिस्ट बताएगा, कहेगा कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो लेबर का जो ग्रुप है, इन सबको इस चीज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो, वर्कर का काम ज्यादा ले रहे हो, वेजेस कम है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सबको उसके सामने रखेगा। अगर वर्कर उनकी बातों को मानता है, एम्प्लॉयर उनकी बातों को मान जाता है, तब वो आगे कंटिन्यू वर्क करेंगे। अदरवाइज उन्होंने फिर एम्प्लॉयर ने फिर से क्या किया, रिफ्यूज किया, कंपनी ने वापस फिर से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उनकी बातों को, तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्लियर। तो इस तरीके के जो कंडीशंस जो क्रिएट हुए, तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को क्या कह दिया उन्होंने, कि हमने एक यूनियन बना लिया जिसका नाम दे दिया लेबर यूनियन, क्लियर।
अब जब भी कुछ आगे प्रॉब्लम कुछ भी होती है या फिर कुछ भी अपनी बात मनवानी होती है लेबर्स को, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर किसके पास जाते हैं, एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और एम्प्लॉयर पे फोर्स डालते हैं। उसको कहते हैं कि नहीं आप हमारी बात मानो, अदरवाइज हम स्ट्राइक करेंगे, हम काम छोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं लेबर यूनियन की भी जो पावर्स थी वो ज्यादा ही अपना इंप्लीमेंट करने लगे और वो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं दबने लगा। इससे परेशान हो गए एम्प्लॉयर को भी। ऐसे रियलाइज हुआ जब ये एक कंपनी में ऐसा है तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशन हर कंपनीज में होगी। इस सिचुएशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कई सारे एम्प्लॉयर्स मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम इन्होंने रख दिया एम्प्लॉयर यूनियन। और इधर एक बन गया यूनियन जिसका नाम हो गया लेबर यूनियन। क्लियर? अब एम्प्लॉयर यूनियन और लेबर यूनियन में भी दोनों में एक एक लीडर हुआ करते थे। यहां से भी लीडर हुआ। इन दोनों के बीच में आपस में क्या होने लगे, डिस्प्यूट होने लगे, फाइट्स होने लगे, डिस्प्यूट होने लगे, यानी कि वाद विवाद होना, लड़ाइयां होना, झगड़े होने लगे। जो झगड़े के जो सॉल्यूशन था, मतलब कि फिर वो जब झगड़े होते तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट्स में जाते। कोर्ट्स में जाने का इन द सेंस हो गया वो कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट में जाते हैं या क्रिमिनल कोर्ट में जाते, जिसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एम्प्लॉयर को भी हुआ, लेबर को भी हुआ, उनके यूनियन को भी हुआ। क्लियर? तो हमारे सामने कई सारे प्रॉब्लम हुए। एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि हमारे बीच में डिस्प्यूट होने लगा। दूसरा क्या, एम्प्लॉयर को उनके वर्क होना मुश्किल हो गया। तीसरा क्या, लेबर को उनका काम मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि केस जो है काफी लंबे समय तक चलने लगे, क्योंकि सिविल कोर्ट, सीआरपीसी, सीपीसी जब लगेगा तो काफी समय चलेगा। तो इस इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे ये ऐसे ग्रुप बनने से, ऐसे डिस्प्यूट होने से। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए था। इसका सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो हमें यूनियन, एम्प्लॉयर यूनियन को भी टारगेट करे, लेबर यूनियन को भी टारगेट करे, उनके बीच होने वाले डिस्प्यूट को भी सॉल्व करे और सीपीसी और सीआरपीसी जैसे केसेस में इन्वॉल्व होने से ही बचाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ऐसा कोई सॉल्यूशन हमें चाहिए था। क्लियर? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये यूनियन आया जिसको कहा गया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि जहां एम्प्लॉयर लेबर आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह का व्यापार कर रहे हैं, एक तरह का ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इसको कहा गया। क्योंकि 1926 में ये आया तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया। अब इसके आने से क्या क्या हुआ, इसके आने से एम्प्लॉयर का यूनियन कैसे वर्क करेगा वो चीज गाइडेंस हुआ, लेबर का यूनियन क्या क्या कर सकते हैं अपना डिमांड वो गाइडेंस हुआ, उनके बीच के जो डिस्प्यूट है इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज हुआ, उनका जो सीपीसी और सीआरपीसी जैसे केस जो हो जाते थे उसको सॉल्व करना इस ट्रेड यूनियन एक्ट का एक ऑब्लिगेशन हो गया, कर्तव्य हो गया, ये भी सॉल्यूशन हो गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सभी के लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। क्लियर? तो जो बेनिफिट है इस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का यही इसके ऑब्जेक्टिव है। तो एक बार देखते हैं क्या चीज हमारे नोट्स में। तो आप देखो पहले देखते हैं कब से क्या है, कब कब लागू हुआ, कब से इंप्लीमेंट हुआ। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना, कब आया, 1926 में आया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में कब से लगा, 1 जून 1927। तो पहली चीज तो ये 1926 में आया और लगा कब से, 1 जून 1927 में। क्या ये पूरे इंडिया में, यस, ये इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये इंप्लीमेंट है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर वाला कोई कहानी नहीं है। ठीक है? और अब तो रही भी नहीं है वैसे भी वो। तो 1 जून 1927 में ये इंप्लीमेंट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से हुआ, 1927, 1 जून 1927 से हुआ, ये होल ऑफ इंडिया में करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। देखो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से पहले आपको क्या दिमाग में होना चाहिए कि ये ट्रेड यूनियन एक्ट केवल उसी पे लागू होता है, केवल उसी का ये बेनिफिट दे सकता है जो इस एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्टली क्या है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा किसके अंदर, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर। अगर आप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो ही आपको इस यूनियन एक्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो पहले क्या कहता है कि अगर आप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो तो हम आपको लीगल मानेंगे कि आप लीगल यूनियन हो, अगर अदरवाइज आप क्या हो, इलीगल हो, बिना रजिस्टर्ड आपने यूनियन में रखा है तो वो यूनियन क्या है, इलीगल यूनियन है। तो पहले क्या, आपको अगर रजिस्टर्ड हो तो आप क्या हो जाओगे, लीगल यूनियन हो जाओगे, और हम आपको एक कॉर्पोरेट स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। कॉर्पोरेट स्टेटस का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम आपको कंपनी समझेंगे, कंपनी जैसे ट्रीट करेंगे, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी, आप अपने आइडेंटिटी से कुछ भी परचेज, सेल,
कोर्ट में सीओ और आपके ऊपर भी सीओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि एक तरीके से आपको एक आपकी पहचान होगी, सेपरेट एंटिटी हो जाएगी आपकी, तो कंपनी से फॉर्म हो जाओगे आप। तो पहला क्या है, अगर आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड हैं तो आपको लीगलाइज माना जाएगा, आपको एक स्टेटस मिलेगा जो कि कॉर्पोरेट स्टेटस जैसा होगा। क्लियर। सेकंड क्या है, ये डील्स करेगा क्या चीज, ट्रेड यूनियन एक्ट डील्स करेगा कि कैसे आपको अपने यूनियन को रजिस्टर करवाना है, कैसे आपको अपने ट्रेड यूनियन को क्या करना है, रजिस्टर कराना है। यानी प्रोसेस बताने वाला है कि कैसे ट्रेड यूनियन के एक्ट के अंदर अपने यूनियन को आपको रजिस्टर करवाना है। क्लियर। तो दो चीज हो गया, ये डील्स करेगा किसके बीच में, आपकी राइट्स क्या है, जो ट्रेड यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हुआ है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या क्या लायबिलिटीज हैं, उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, इस ट्रेड यूनियन में कौन कौन है, एम्प्लॉयर यूनियन भी है और लेबर यूनियन भी है, दोनों यूनियन, एम्प्लॉयर लेबर दोनों यूनियन इसमें इंक्लूड है। ये उनको उनकी राइट्स, उनकी लायबिलिटीज, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, किसके ऊपर क्या क्या जिम्मेवारी है। क्लियर। ये इंश्योर करेगा कि ट्रेड यूनियन में होने वाले सारे फंड्स को अच्छे से यूज किया जा रहा है कि नहीं, यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। क्लियर। तो अच्छे से इसके फंड को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी ये इंश्योर करेगा। ये सिक्स टू प्रोटेक्ट, ये आपको बचाएगा किससे, सिविल कोर्ट से और क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूशन से। यानी कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जो आपके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन होने वाला, जो कार्यवाही होने वाली है, उससे भी आपको बचाएगा। लेकिन कब, जब आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड है। आगे ये एप्लीकेबल है ना केवल यूनियन ऑफ वर्कर्स, ना केवल वर्कर्स यानी कि लेबर यूनियन पे ही नहीं, बल्कि बट आल्सो टू द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स यानी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स। क्लियर। एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो इस पे भी ये एप्लीकेबल है। चलो अब आगे देखते हैं। तो हमारा 5 ऑब्जेक्टिव्स हो गया। 5 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हुआ, गिव लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस, डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, डील्स विद राइट, liabilities and responsibilities, ensure that funds utilized properly। 6 ये आपको प्रोटेक्ट करता है सिविल कोर्ट से और क्रिमिनल कोर्ट से। ये एप्लीकेबल वर्कर पे भी होता है, वर्कर यूनियन जो उस पर भी होगा। इवन ये एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉयर्स का जो ग्रुप है या उनका यूनियन है उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज हमारा काफी मेन है। तो इसका चाहे तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। चलो अब आता है मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मीनिंग क्या है, तो ट्रेड यूनियन मीन्स, देखो क्या, एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस किस का, जा लगाना, कॉम्बिनेशन है वर्कर यूनियन, जिसको हम लेबर यूनियन भी कहते हैं, और लेबर एम्प्लॉयर यूनियन, एम्प्लॉयर यूनियन ये भी कहते हैं। क्लियर। तो ट्रेड यूनियन कॉम्बिनेशन है किसका, वर्कर यूनियन का और लेबर यूनियन का। चाहे वो थोड़े समय के लिए बना हो, चाहे वो परमानेंट लंबे समय हमेशा के लिए बना हो, मतलब आपका यूनियन कुछ समय के लिए कुछ काम के लिए बना हो या फिर वो लंबे समय के लिए बना हो। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पे वर्कर यूनियन भी है और एम्प्लॉय यूनियन भी है, और ये थोड़े समय के लिए बना हो चाहे लंबे समय के लिए बना हो। किसके लिए, इनका प्राइमरी जो फोकस है किस पे, पर्पस क्या है, रेगुलेट करना। किस चीज के लिए रेगुलेट करना, तीन रिलेशन का। तीन रिलेशन कौन कौन से, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स। दूसरा क्या है, वर्कमैन एंड वर्कमैन, और तीसरा क्या है, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यानी कि ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं तीन रिलेशन पे वर्क करता है। पहला क्या, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, दूसरा क्या, वर्कमैन एंड वर्कमैन, तीसरा क्या, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यानी वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच का कोई डिस्प्यूट हुआ उसको भी सोल्व करेगा। वर्कमैन और वर्कमैन, दो वर्कमैन आपस में लड़ाई करने लगे तो उसका भी डिस्प्यूट सोल्व करेगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, दो एम्प्लॉयर्स आपस में डिस्प्यूट करने लगे उसको भी ये सॉल्व करेगा। साथ ही क्या, और इम्पोज करना, इम्पोज यानी उनके ऊपर लगाना कुछ कंडीशन, कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। क्या चीज का, द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है, किस तरह का ट्रेड करना है। एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन, फेडरेशन या संघ, फेडरेशन मतलब ग्रुप, संघ कह सकते हैं आप, किसका, दो या दो से ज्यादा यूनियन। यानी कहने मतलब ये, आपने एक वर्कर यूनियन बनाया, एक एम्प्लॉय यूनियन बनाया, अब दोनों यूनियन मिलकर के एक और ग्रुप बना रहे हैं। मतलब अब तक क्या था, जो मेंबर्स मिलकर के यूनियन बनाते थे, अब क्या है, दो पूरे ग्रुप ही आपस में मिलकर के एक नया ग्रुप बना रहे हैं। उसके ऊपर भी कंडीशन, कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाने का काम कर सकता है ये, उनको कंट्रोल करने का वर्क कर सकता है ये एक्ट। क्लियर।
तो दो काम करता है, कंडक्ट करता है क्या, आपके बिजनेस के बारे में, आपके ट्रेड के बारे में। दूसरा क्या, ये आपको फेडरेशन जो संघ बनने वाला है उसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकता है। फेडरेशन किस चीज का, दो या दो से ज्यादा के यूनियन का, क्लियर, तो इसके ऊपर भी ये लगा सकता है। अब आगे चलते हैं कि नॉर्मली हमारा जो क्या हो गया इसमें, नॉर्मली ये हो गया ट्रेड, मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन में होगा एक कॉम्बिनेशन, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो चाहे वो हमेशा के लिए हो। प्राइमरी पर्पस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, इसको रेगुलेट करना, कौन कौन से, वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में। और क्या है, ये हमारे ऊपर कंडीशन लगाता है, ये कंडीशन लिखा है, क्लियर, ये कंडीशन लगाता है, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाता है कि आपका बिजनेस किस तरह करना चाहिए, आपका ट्रेड किस तरह करना चाहिए। आपका जो दो या दो से ज्यादा जो यूनियन है उसके ऊपर भी ये कंडीशन लगाता है, क्लियर। तो ये चीज था हमारा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया ये, और ये हो गया इतना स्क्रीनशॉट, क्लियर। अब आगे चलते हैं, पॉज करके भी लिख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। अभी हमने ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ लिया। अब क्या है, यूनियन के अंदर होने वाले डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी क्या, विवाद, डिस्प्यूट यानी क्या, फाइटिंग करने वाली जो बहसबाजी होती है वही विवाद, क्लियर। ट्रेड डिस्प्यूट क्या है, तो क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट मींस डिस्प्यूट बिटवीन, वापस वो तीन रिलेशन, अगर तीन रिलेशन के ऊपर वर्क कर रहा है ट्रेड यूनियन एक्ट, तो उन्हीं तीनों रिलेशन के बीच में होने वाले डिस्प्यूट को ही वो ट्रेड डिस्प्यूट भी कहता है। कौन कौन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, यही तीन रिलेशन पे फोकस करता है हमेशा। इन्हीं तीन रिलेशन के ऊपर ही वो डिस्प्यूट मांगता है, इन्हीं तीनों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसी को ट्रेड डिस्प्यूट कहता है। इन्हीं तीनों रिलेशन के बीच में जो आपका ट्रेड हो रहा है उसी को ट्रेड यूनियन भी कहता है वो, क्लियर। अच्छा, डिस्प्यूट किस चीज को लेके होगा, डिस्प्यूट इज विद कनेक्टेड है, किसमें, आपको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि वर्कर कह रहा है मुझे काम दो, एम्प्लॉयर कह रहा है काम नहीं है, तो ऐसे केस में जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ वो डिस्प्यूट को भी यहाँ पे सॉल्व करेगा क्या, ट्रेड यूनियन एक्ट। कौन करेगा, ट्रेड यूनियन एक्ट। उनके टर्म्स और कंडीशंस को लेकर करेगा, और कोई भी अदर पर्सन या कोई भी और अदर रीजन के वजह से भी हो सकता है ये, तो वो भी ये सॉल्व ट्रेड यूनियन एक्ट हुआ। बस कंडीशन क्या है कि आपके इन तीन रिलेशन के बीच में होना चाहिए डिस्प्यूट। कौन कौन से, वर्कमैन एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, इन तीन रिलेशंस के बीच में ही डिस्प्यूट होना चाहिए, तभी ये ट्रेड डिस्प्यूट मानेगा और तभी ये ट्रेड डिस्प्यूट ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर सॉल्व होगा, क्लियर। तो काफी आसान था, ट्रेड डिस्प्यूट तो कुछ था ही नहीं। ट्रेड डिस्प्यूट मींस डिस्प्यूट बिटवीन इन तीन रिलेशंस के बीच में, और वो डिस्प्यूट कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट के बीच में होना चाहिए, टर्म्स और कंडीशंस लेकर होना चाहिए। किसके टर्म्स एंड कंडीशंस, हमारे वर्कर्स के, वर्कर्स रखेंगे ना पर टर्म्स एंड कंडीशन, उस टर्म्स और कंडीशंस को लेकर के होना चाहिए, क्लियर। आगे और भी कोई रीजन या और भी कोई पर्सन के रिगार्डिंग, लेकिन वो पर्सन किस में होना चाहिए, वो इन तीन रिलेशन के बीच में होना चाहिए। तो वो सारे डिस्प्यूट कहाँ जाएंगे, हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर आएंगे। अगला है वर्कमैन मीनिंग। वर्कमैन किसे कहते हैं, वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन, वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं किसमें, उस ट्रेड में या उस इंडस्ट्रीज में, वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं उस ट्रेड में या उस इंडस्ट्री में, विद द होम द ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस, जहां पे ट्रेड डिस्प्यूट अराइज होता है। तो ट्रेड डिस्प्यूट कहाँ कहाँ अराइज होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में। तो जहां जहां ट्रेड डिस्प्यूट अराइज होता है वहां वहां पर्सन, वो सारे पर्सन जो काम कर रहे हैं उस ट्रेड में या उस इंडस्ट्रीज में, उसको हम वर्कमैन कहेंगे। अब वो वर्कमैन कैसे होना चाहिए, वेदर, चाहे या ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कहने का मतलब है कि वो वर्कमैन चाहे उस एम्प्लॉयर का हो या ना हो। लाइक एग्जाम्पल मानते हैं, एक इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान के चलो ABC कंपनी है, इस पे 20 वर्कर्स हैं, क्लियर, जो वर्क कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। एक दिन, आज क्या डेट है, आज मान चलो, आज मान लो कोई एक वीक दिन है, जैसे 1 जनवरी मानते हैं, है ना। 1 जनवरी को काफी वर्कलोड ज्यादा हो गया उसी कंपनी में। अब 20 वर्कर्स से काम नहीं हो सकता, उसे और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, और सारे वर्कर्स उसे चाहिए। तो उसने क्या किया, एक XYZ कंपनी से कॉन्टेक्ट किया, जो हमें क्या, जो इस कंपनी को क्या देगी, प्रोवाइड करेगी, लेबर प्रोवाइड कराएगी। तो लेबर इससे मांगा 10 और 10 वर्कर्स
और मांग लिए कि 1 दिन के लिए आप अपने वर्कर्स हमें दे दो। अब 1 जनवरी को कुल कितने हो गए? 30 वर्कर्स हो गए, जिसमें से 20 वर्कर्स तो खुद उसी कंपनी के थे और 10 वर्कर्स तो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के थे। आउटसोर्सिंग कहना है, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग करना, किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के थे। अब ये 10 वर्कर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ कब? 1 जनवरी को, तो क्या उसको भी हम यहाँ पे वर्कमैन मानेंगे? यस। इस बेशक इनको पेमेंट कहाँ से मिल रही है? इनसे मिल रही है, लेकिन इस समय ये किसके अंडर में है? इस एबीसी कंपनी के अंदर है, लेकिन तो इसके एम्प्लॉयर तो है नहीं। एबीसी तो इसका एम्प्लॉयर नहीं है 10 वर्कर्स का। 10 वर्कर्स का एम्प्लॉयर कौन है? XYZ। तो इसने पहले लिख दिया है, चाहे वेदर हो या ना हो, एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉयर हो या ना हो, लेकिन तब भी उसको हम क्या मानेंगे? वर्कमैन मानेंगे। क्लियर? तो अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तब भी वो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जाकर के सॉल्व हुआ। किस कंपनी के रिगार्डिंग? एबीसी कंपनी के रिगार्डिंग। क्लियर? तो यही वो कह रहा है, वो आपके एम्प्लॉयर हो, आपके वर्कर हो या ना हो, आपके अंदर में काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, किसी और कंपनी के थ्रू आए हो, लेकिन कर आपके यहाँ रहे हैं, तो वो भी आपके क्या होंगे? वर्कमैन वाले केस में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा यहाँ तक वर्कमैन तक तो हो ही क्या। अभी आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ इसको। क्लियर? तो आज हमने क्या किया? हमने ऑब्जेक्टिव्स देखी हैं और ट्रेड यूनियन का मीनिंग देखा है, ट्रेड डिस्प्यूट देखा है और वर्कमैन की डेफिनेशन समझिए। तो कुल हमने 4 कंटेंट किया है। इस 4 जो टॉपिक से अच्छे से उसको रिवाइज करके एक बार लिख लेंगे, या फिर इसी में से कॉपी करके आप लिख लेना जैसे भी सही लगे, तो इसको लिख सकते हैं और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। क्लियर? तब तक के लिए इतना ही। ओके।